हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेजीन्स और जिसमें हमने कुछ मेथड्स देखे थे किस चीज को बनाने के। जो हमारे पास में पॉलीहैलोफॉस्फेजीन्स थी उनको बनाने के लिए या उनको प्रिपेयर करने के लिए हमने मेथड्स देखे थे। आज हम कुछ और जो फॉस्फेजीन्स हैं उनको प्रिपेयर किस तरह से करते हैं वो हम बात करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपको क्रॉस लिंक्ड फॉस्फेजीन्स बनाने क्रॉस लिंक्ड, तो आप कैसे बनाओगे क्रॉस लिंक्ड फॉस्फेजीन्स बनाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लार्ज स्केल पर और क्या बनाना हो, अगर आपको ट्राइमर बनाना हो तो हम कैसे बनाते थे, हम बनाते थे कि PCl5 लेते थे और PCl5 को किसके साथ में ट्रीट कराते थे, अमोनियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट कराते थे। ठीक है, याद है? नहीं याद? जिसको एक्सेस में लेते थे, ये एक्सेस क्वांटिटी में, और क्या करते थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में 160 डिग्री मतलब 120 से 160 डिग्री टेम्परेचर लेंगे और वहां पे हमें क्या मिलता था, एक ट्राइमर और टेट्रामर दोनों का एक मिक्सचर हमें मिलता इस तरह से। ठीक है ना? तो ये जो ट्राइमर है हम इसको सेपरेट कर लेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, क्योंकि हम वैक्यूम के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको गर्म करें तो ये सबलाइम हो जाता है। ठीक है ना, इसका सब्लिमेशन हो जाता है इस ट्राइमर का, और ये रेजिड्यू की फॉर्म में, ये जो टेट्रामर है ये रेजिड्यू की फॉर्म में वहीं रह जाता है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास में मान लीजिए कि ये ट्राइमर है और ये ट्राइमर हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे हम। ठीक, ये कुछ इस तरह से हम इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसको ये डबल बॉन्ड्स और ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, और अब हम इसे एक सील्ड ट्यूब लेते हैं, सील्ड ट्यूब और या वेसल। ठीक है ना, ट्यूब ले सकते हैं या फिर वेसल ले सकते हैं, वेसल। और इसको हम तकरीबन 200 से लेकर के और 250 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे, और कितने दिनों के लिए, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए इसको हम लगातार कंटिन्यू गर्म करते रहेंगे एक सील्ड वेसल के अंदर। और हम देखेंगे कि ये जो ट्राइमर है इस ट्राइमर में रिंग ओपनिंग जो है वो हो जाएगी, और रिंग जब ओपनिंग हो जाएगी इस तरीके से तो ये किस तरह का दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये क्लोरीन और ये जो यूनिट है ये हमारे पास में क्या है, रिपीटेड फॉर्म में होगी। अब क्योंकि ये 3 है तो 3, लेकिन यहाँ पे और भी दूसरे ट्राइमर्स होंगे, एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम यहाँ पर 3 न लगा करके n लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और फर्दर जब ये रिंग ओपनिंग हो जाती है इसके बावजूद भी हम इसको क्या करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं। और जब हम इसको हीट करते रहेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमको क्रॉस लिंक्ड जो फॉस्फेजीन्स हैं, फॉस्फेजीन्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो एक रबर लाइक होंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप ट्राइमर बना सकते हो यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ में, और उसके बाद जो ट्राइमर आपको मिलेगा उस ट्राइमर को आप सील्ड ट्यूब के अंदर या सील्ड वेसल के अंदर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर कुछ दिनों के लिए उसको लगातार गर्म करते रहेंगे, तो ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। और रिंग ओपनिंग के बाद में ये जो जब हम इसको लगातार गर्म कर रहे हैं तो हमें क्रॉस लिंक्ड फॉस्फेजीन्स
जो रबर लाइक होता है, जो एक इनऑर्गेनिक रबर है, वो हमें मिल जाता है। ठीक है ना। और क्या बना सकते हैं, और हम ये बना सकते हैं कि ये जितने भी क्लोरीन्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जितने भी क्लोरीन्स हैं ट्राइमर में, या ट्राइमर हो या टेट्रामर हो, उनमें इन क्लोरीन्स को हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किसी दूसरे ग्रुप के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो ग्रुप क्या हो सकते हैं, वो कोई ना कोई ग्रुप एल्काइल हो सकता है, वो एराइल हो सकता है, या वो एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई एमीन हो सकती है। ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे टाइप के अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इनकी रिएक्शन जो है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन शो करता है। तो मैं इसको दूसरे पेज पर यहाँ हम बनाते हैं इसको। तो ये हमने लिया, और यहाँ पे ये है ट्राइमर, ये ट्राइमर। तो ये हमारे पास में है क्लोरीन, और इसको हम अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के साथ में अब करके देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें बना सकता है। ओके, सो मान लीजिए कि आपने इसकी रिएक्शन कराई किसी एमीन के साथ में, एक सेकेंडरी एमीन ले लिया आपने। सेकेंडरी एमीन क्या होगी, सेकेंडरी एमीन होगी RNHR। ये सेकेंडरी एमीन ले ली। अब सेकेंडरी एमीन के साथ में कि आपने रिएक्शन करवाई। ठीक है, अब ये रिएक्शन सेकेंडरी एमीन, इसके साथ में आपने रिएक्शन करवाई, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन ग्रुप है, जितने भी क्लोरीन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब के सब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना। ये सारे के सारे जो क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किसके साथ में, ये H यहां से रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R2N पॉजिटिव। ठीक, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, और H प्लस, साथ में क्या मिलेगा, H प्लस। अब ये जो H प्लस है, ये तो इस Cl माइनस के साथ में, ये जो यहाँ आप देख रहे हो, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, और Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये यहां से अलग हो जाएगा, और क्या बना देगा ये HCl। और ये जो नेगेटिव स्पीसी है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस फास्फोरस पर आकर के अटैच हो जाएगा, चाहे वो इसके साथ में हो, इस वाले के साथ में, इस वाले के साथ में, सभी क्लोरीन्स जो है वो रिप्लेस होकर के इन सभी फास्फोरस पर यही एक चीज आ जाएगी। ठीक है, और साथ में क्योंकि हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग इसकी हो जाएगी। तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी, तो ये यहाँ पर जो हमें सब्सटेंस मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो कुछ इस तरह का सब्सटेंस मिलेगा, फास्फोरस, और इससे हमारे पास में ये मिल जाएगा NR2, NR2। और ये जो स्पीसी है, ये बार बार क्या होगी, ये मोनोमर रिपीट होगा N। ठीक है, अब इसी तरीके से, ये मैंने आपको एक समझाया, इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के हम बनाने देखते हैं कि किस तरह की और किस स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, या किस तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा लें, ये एल्कोक्साइड से सोडियम एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड जब रिएक्शन करेगा, तो ये जो आरओ ग्रुप है, इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, आरओ ग्रुप जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, तो और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जैसे हमने सेकेंडरी एमीन लिया था, हम यहाँ पे प्राइमरी एमीन के साथ में भी करवा सकते हैं, ये NH2, तो भी ये क्या होगा, इस तरह से बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, H प्लस और RNH माइनस। अब ये जो RNH माइनस है, वो इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और क्या बना देगा, साथ में NHR, और इधर भी NHR। तो इस तरह का पॉलीमर्स बन जाएंगे। और क्या हो सकता है, और
जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ में भी ये रिएक्शन करेगा। मान लीजिए कि हमने कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लिया जिसमें एल्काइल ग्रुप के साथ में ये मेटल के साथ में ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉन्ड आपको मालूम है कि मेटल से दूर जाएगा और R माइनस यहाँ पे हमें बन जाएगा, और R माइनस बन जाएगा तो हमारे पास जो स्पीसी आएगी वो क्या आएगी, ये यहाँ पर R आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम इस ट्राइमर से, ट्राइमर हो या टेट्रामर हो, सभी वही रिंग ओपनिंग दिखाएंगे और इन अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में हम इस क्लोरीन जो ग्रुप है इसको किसके साथ में, जो हमने यहाँ पर बात की कि वो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो एराइल ग्रुप हो सकता है, एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है, एमीन ग्रुप हो सकता है, इनके साथ में किसी के साथ में भी क्या कर देंगे, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो देखने की, वो ये है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप है ना ये वाला, ये जो इनकमिंग ग्रुप है जो क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, ये जितना बड़ा होगा या ये वीक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होगा, उतना ही ये जो क्लोरीन एटम्स है ये रिप्लेस होना क्या कर देंगे, स्लो रेट से कर देंगे। मतलब अगर आप स्मॉल ग्रुप को यहाँ पर ऐड करोगे क्लोरीन की जगह, तब तो ये रिएक्शन रेट जो है वो ठीक रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बल्कि ग्रुप जोड़ोगे, जिस तरह से मान लीजिए कि हमने ये बल्कि ग्रुप जोड़ दिया या कोई दूसरा बल्कि ग्रुप जोड़ दिया, है ना, तो क्या होगा, तो जो रिप्लेसमेंट की जो रेट है या जो सब्स्टिट्यूशन की जो रेट है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है, त्रिविम बाधा जो है वो क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन होती जाती है। और यहाँ पे जब भी आप बड़ा ग्रुप ऐड करोगे तो ये एक चीज आपको क्या देखने को मिलती है कि ये जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस का सिर्फ एक क्लोरीन ही रिप्लेस होता है। फिर ये हर, मतलब जितने भी फास्फोरस है ना उस पे 2 क्लोरीन है, उन 2 क्लोरीन में से केवल एक ही रिप्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको यहाँ पर देखो और मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं कि सब ये आपके पास में ट्राइमर था और यहाँ क्लोरीन थी इस तरह से, तो अगर मैं इसको यहाँ पे बल्कि ग्रुप जोड़ देता हूं, इस क्लोरीन की जगह मैं क्या करूं, एक बल्कि ग्रुप जोड़ दूं। तो अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप जोड़ दिया कि ये CH3 का होल थ्राइस, ये जोड़ दिया। अब ये CH3 का होल थ्राइस आपको पता है क्या है, ये क्या होगा, ये इस तरह का होगा, ये CH3, ये CH3 और ये भी CH3। और इसको भी अगर आप ओपन करके लिखना चाहोगे तो ये किस तरह का हो जाएगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, और फिर इसके पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके बाद फिर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। तो इतना बल्कि ग्रुप होने की वजह से जब ये यहाँ जुड़ जाएगा ये बल्कि ग्रुप, तो दूसरा जो क्लोरीन है इससे कोई दूसरा ये जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप है ये अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए केवल एक फास्फोरस पर केवल एक क्लोरीन ही रिप्लेस होता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जब भी आप किसी बल्कि ग्रुप को ऐड करोगे तो जो न्यूक्लियोफाइल का जो रिप्लेसमेंट है या सब्स्टिट्यूशन है, वो सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, एक तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और दूसरा ये कि हर जो फास्फोरस एटम है उस हर फास्फोरस एटम का सिर्फ एक क्लोरीन ही रिप्लेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कोई बल्कि ग्रुप जोड़ते हो तो आप इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से दिखा सकते हो। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप लिख दो एनी बल्कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। मतलब कोई भी बल्कि ग्रुप आपने लिया और ये बल्कि ग्रुप जब आपने लिया है यहाँ पे तो ये क्या करेगा, ये कुछ ये तो हो गया आपका बल्कि ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा आपका क्लोरीन, मतलब कि दोनों क्लोरीन रिप्लेस नहीं हुए, ये वाला एज इट इज है और यहाँ का जो क्लोरीन था वो सिर्फ रिप्लेस हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ दूसरे जो फॉस्फेजीन से
जो डेरिवेटिव्स थे एक्चुअली, चाहे वो एमाइन डेरिवेटिव्स हो, चाहे वो एल्कोक्साइड डेरिवेटिव्स हो, या एल्किल डेरिवेटिव्स हो, या एल्काइल डेरिवेटिव्स हो, उनको हम यहाँ पर इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रिपरेशन है कि हम अगर साइक्लिक फॉस्फेजीन्स बनाना चाहते हैं, साइक्लिक फॉस्फेजीन्स अगर हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहां पर देखो कुछ स्टेप्स में इस रिएक्शन को हम करते हैं। पहला क्या होता है, पहला तो होता है कि जो भी आपका ट्राइमर या टेट्रामर जो भी आपने लिया है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर आपको बताऊं कि ये हमारे पास में क्या हो गया, ये ट्राइमर है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे ये ट्राइमर हमारे पास में है मान लीजिए। नाउ पहला स्टेप तो ये होगा, फर्स्ट स्टेप, कि इसके जितने भी क्लोरीन एटम्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक ग्रुप के थ्रू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरो ग्रुप विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना, सो ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट, ऑर्गेनिक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उनको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस। ठीक है, इन क्लोरीन्स की जगह पे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हमें क्या मिल जाएगा, जब हमें मिल जाएगा कि साहब सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में एक स्पीसी मिली, जैसे कि मान लीजिए इसी के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे ये फेनिल लिथियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने ले लिया है। क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फेनिल लिथियम। अब इसके साथ में रिएक्शन कराई, तो इसके साथ में रिएक्शन कराई तो आपको पता है ये बॉन्ड फेनिल की तरफ इस तरह से ब्रेक होगा और यहाँ पे क्लोरीन की तरफ इस तरह से ब्रेक होगा। तो हमें जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी कुछ इस तरह की। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि कम समय हमें लगे, इस वजह से। ठीक है, तो ये हमने ले लिया क्लोरीन और यहां पर आ गया फेनिल ग्रुप। ये जो पीएच फेनिल ग्रुप है ये आ गया। ठीक है, ये बाकी क्लोरीन ही रहेगा क्योंकि फेनिल ग्रुप एक बड़ा ग्रुप होता है, इसलिए वहां पे और फर्दर जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं होगी। तो पहले जो स्टेप है उसमें हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया इस फेनिल ग्रुप को इन प्लेस ऑफ दिस क्लोरीन ग्रुप। नाउ अब हम इसको फर्दर और हीट करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। आप इसको फर्दर और हीट करोगे, ये हमने हीट किया है इसको। जब आप इसको फर्दर हीट करते जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होगा। इसको हम बोलते हैं आरओपी। जो मैंने आपको कल बताया था उसी तरीके से यहाँ पर रिंग ओपनिंग हो जाएगी। और जब ये रिंग ओपनिंग होगी तो ये किस तरह से बनेगा, यहाँ मैं नीचे बना देता हूँ इसको इस तरह से नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर रिंग ओपनिंग होकर के ये कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस। ठीक है, क्योंकि ये तीन थे इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना दिए। ये मैं डबल बॉन्ड लगाना भूल गया यहाँ पे। सो ये इस तरह का बन जाएगा और ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये सब क्लोरीन है और ये क्या है, ये हमारे पास में फेनिल ग्रुप है जो हमने यहाँ पर रिप्लेस किया था। नाउ तो पहला स्टेप तो हो गया आपका क्या, कि आप क्या करते हो, रिप्लेसमेंट करते हो, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो जहां पे क्लोरीन ग्रुप के साथ में किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देते हो। और फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको फर्दर गर्म करते हैं तो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होता है और जो साइक्लिक जो आपका फॉस्फेजीन था वो एक लीनियर फॉस्फेजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर वही कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे, ये हमने ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड, अगर आप यहाँ पे एमीन के साथ में किसी के साथ में भी आप रिएक्शन कराओगे तो ये जितने भी क्लोरीन्स हैं ये सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ स्टेप बाय स्टेप होता है। यहाँ अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस।
ठीक है, तो ये एक पॉलीमर आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो एल्कोक्साइड है ये सब इस जगह आ जाएंगे, तो ये OR, ये OR और ये हमारा फेनिल ग्रुप जो हमने ऐड किया था, और बाकी सभी जगह पे हमारे पास में जो एल्कोक्साइड ग्रुप है वो। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, जो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फेजीन है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमने ये प्रिपरेशन कर ली, और उसके साथ में और क्या बना सकते हैं, और साथ में हम लीनियर जो फॉस्फेजीन्स हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, इस प्रोसेस की एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि अगर यहां पर बल्की ग्रुप होता है, ये जो क्लोरीन हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये अगर बल्की ग्रुप है और ये फर्दर इसको रिप्लेस नहीं होने देगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ये रिप्लेस नहीं होने देता है, तो क्या होता है, तो होता ये है कि फिर रिंग ओपनिंग नहीं होती। लिमिटेशन है, या इस रिएक्शन की, इस प्रिपरेशन मेथड की एक कमी है कि अगर हमने यहाँ पर ये जो ग्रुप ऐड किया है क्लोरीन की जगह पे, ये अगर बल्की है तो क्या होगा, रिंग ओपनिंग नहीं होगी। और रिंग ओपनिंग नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाती है, और ये जो ट्राइमर है, ये जो ट्राइमर है ये क्या हो जाएगा, ये टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो साइक्लिक जो हमारे पास में ट्राइमर था, साइक्लिक ट्राइमर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक टेट्रामर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हमने क्या किया है, बल्की ग्रुप ऐड किया है तो। ठीक है, क्योंकि वहां पे पॉलीमराइजेशन क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया भी था अभी कि वो रिएक्शन रेट क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, पॉलीमराइजेशन डिक्रीज हो जाता है। और जब पॉलीमराइजेशन ही नहीं होगा तो ये जो पॉलीमर आपके पास में, ये जो पॉलीमर आपके पास में बन रहा है, ये जो पॉलीमर आपके पास में जो बन रहा है ये नहीं बनेगा, और रिंग ओपनिंग जो है वो नहीं होगी। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो ट्राइमर फॉर्म है उससे ये टेट्रामर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये कुछ इसको प्रिपरेशन करने के कुछ मेथड्स थे कि किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है ना। तो वो है, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक, अच्छा देखो, लिखते लिखते ना इस पर को आदत नहीं है, इस वजह से बहुत सारी कई बार प्रॉपर राइटिंग भी नहीं आती है और कई जगह पे गलतियां हो जाती हैं, उसको जल्दी से ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है कि मैं टूल्स में देखूं इरेजर और ऐसे करके। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस बात को। ठीक है, तो अगर कहीं पर कोई ज्यादा गड़बड़ है तो एक बार वीडियो बैक करके फिर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास में ट्राइमर हो, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में ये ट्राइमर है, इसकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट इसका करीब करीब 114 सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका 256 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर हम इसके टेट्रामर की बात करें जो है हमारे पास में PnCl2 का 4, ये इसका अगर हम टेट्रामर लें तो क्या होता है, तो ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये दोनों ही व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हमने जैसे देख लिया, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो वो होता है तकरीबन 123.5 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो होता है
328.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी को अगर आप देखो तो सॉल्युबिलिटी ये जितने भी हैं ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपको मैं कितनी बार बताता हूँ कि जैसे वो ईथर हो सकता है, वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो सकता है, वो C6H6 बेंजीन हो सकता है ना। इन सब के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व। डिसॉल्व। लेकिन अगर हम ये हम ट्राइमर की बात की, ये ट्राइमर की, और अगर हम यहाँ पे टेट्रामर की बात करें तो टेट्रामर में ये क्या रहते हैं? इनसॉल्युबल। मतलब ये जितने भी हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिए हैं ये इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो इसका ट्राइमर फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ही इरिटेटिंग नेचर के होते हैं और पॉइजनस होते हैं। दे आर पॉइजनस होते हैं। और अगर हम इसको रखा छोड़ दें, है ना, कुछ समय के लिए, इफ यू अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, तो ये पॉलीमर्स क्या हो जाते हैं? क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो एक जेल लाइक जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दोगे? छोड़ दोगे तो। ठीक है ना। और अगर आप इनकी अगर हीटिंग स्टेबिलिटी को अगर आप देखो तो जब हम इसको गर्म करते हो तो ये तकरीबन 250 डिग्री सेल्सियस पर, ये दोनों ही ट्राइमर फॉर्म भी और टेट्रामर फॉर्म भी। अच्छा, मैं बार बार ट्राइमर और टेट्रामर ही क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसके ट्राइमर और टेट्रामर ही सबसे ज्यादा स्टडी किए गए हैं फॉस्फोजीन्स के। और साथ में ये भी बताया था कि ये जो क्लोरीन है, हेलो, इसके जो सब्सटीट्यूएंट्स है वो सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, और हेलो में भी क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है। इसलिए हम इसके टेट्रामर और ट्राइमर फॉर्म को ही स्टडी करते हैं, और जो इसके क्लोरो डेरिवेटिव्स हैं इनको ही हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं। तो फॉस्फोनाइट्रिलिक जो हैलाइड्स हैं उसमें जो क्लोराइड है, फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, जो आपका PnCl2 होल 3 और होल 4, जो ट्राइमर टेट्रामर, इसकी हम बात करते हैं। कई बार हमारा को लगता है कि ये हम पढ़ते तो इतने सारे हैं, यहाँ पे बनाए हमने इतने सारे हैं, क्रॉस लिंक भी बनाए हैं, साइक्लिक भी बनाए हैं और स्ट्रेट चेन भी बनाए हैं, लेकिन बात हम सिर्फ इनकी ही कर रहे हैं, दो की। तो वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा स्टडी यही किए गए हैं। सो जैसे मैं बता रहा था कि आपको कि अगर हम इसको हीट करें, अगर मैं इसको हीट करूं और 250 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये दोनों ही जो हैं वो रबर लाइक जो इलास्टिक है उस तरह के मिक्सचर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है ना। और अगर मैं इसको और गर्म करता रहूं और 350 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आ जाऊं, फिर ये अपनी जो पॉलीमराइज फॉर्म है वो उसको नहीं रख पाता, और ये क्या हो जाता है? फिर डीपोलराइज हो जाता है। पॉलीमराइज। ठीक है, मतलब इसका जो पॉलीमर है वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। डीपोलराइजेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब कि आप इसको तकरीबन 350 डिग्री सेल्सियस से पहले पहले अगर आप हीट करते हो तो ये स्टेबल है, लेकिन एक क्या बना लेता है? क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर है वो बना लेता है। लेकिन अगर आप इसको 350 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के आ जाओ तो ये जो आपका पॉलीमर है वो क्या हो जाएगा? डीपॉलीमराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि साहब ये कैसे सॉल्युबल है, कैसा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, क्या इसका नेचर है ना, और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह जो है वो किस तरीके की है। नाउ अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी बहुत अच्छी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, और वो है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, मतलब कि जो क्लोरीन है वो किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ में आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। कैसे न्यूक्लियोफाइल्स? चाहे वो फ्लोराइड्स हो सकते हैं, वो ब्रोमाइड्स हो सकते हैं, वो हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, वो एल्कोक्साइड्स हो सकते हैं इस तरीके से, वो थायो एल्कोहल्स हो सकते हैं। ये थायो एल्कोहल, जैसे ये एल्कोहल है, इसी तरह से ये थायो एल्कोहल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एल्किल थायोल्स हो सकते हैं, या थायोसाइनाइड्स हो सकते हैं, एमीन्स हो सकती हैं, है ना। अमोनिया जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, वो सेकेंडरी भी हो सकता है, मान लीजिए कि ये सेकेंडरी भी है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं इसके साथ, जो हमारे पास में फॉस्फेजीन्स है उनके साथ में। फॉस्फेजीन मतलब ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, PnCl2 3 और 4। ठीक है, सो या तो ट्राई हो सकता है या टेट्रा। नाउ इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं, ये किस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे और किसके साथ देंगे, और थोड़ी बहुत इसमें जो अंतर है वो किस तरह का होता है। तो पहली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं वो कहलाती है हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब पता ही है कि आप वाटर के साथ में इसको रिएक्ट करा देते हो। अब वाटर के साथ में आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे अभी इसके थ्रू। अब मैं बार बार ना इसी को मिटा करके और यहीं पर आपको फटाफट से बताऊंगा। ये क्लोरीन और ये हमारे पास इसको भी बना लेता हूं, ये ओके। सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हम करेंगे HOH के साथ। अब ये रिएक्शन जब हाइड्रोलाइसिस हम इसके साथ में करेंगे तो ये रिएक्शन होती है स्लो, लेकिन ये रिएक्शन स्लो किसके साथ में होती है, ये स्लो होती है जब हम क्या ले रहे हैं, ट्राइमर। अगर हम टेट्रामर ले लें तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट, सॉरी, तब ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट। तो टेट्रामर अगर आप लेते हैं तो फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट हाइड्रोलाइसिस होता है, और अगर आप ट्राइमर लेते हो तो स्लो रिएक्शन होती है। ठीक, सो ये रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन होती है, और वही सेम ये एक सेकेंड बेटा, ये इस तरह से ब्रेक होगा और यहां पर आपको पता है ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। अब ये एक को करो, दो को करो, तीन को करो, सबको इसी तरह से आप ब्रेक कर सकते हो। मैं सिर्फ एक को करके बता रहा हूं, और यहां पर सब जगह आप क्या लिख दोगे, OH। ये सारे के सारे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, सो इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा, लेकिन अकेला अब ये यहां तक सीमित नहीं रहेगा। नाउ फर्दर आप इसको और हीट करते हो तो ये क्या करता है, ये कहती है या फर्दर और इसको हीट करोगे तो ये आइसोमेराइजेशन कर लेता है, आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन आपको पता है क्या होता है, आइसोमेराइजेशन होता है कि सिर्फ जो बॉन्ड्स हैं वो रीअरेंज हो जाएंगे। और रीअरेंज कैसे होंगे, मान लीजिए कि ये जो OH बॉन्ड है ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा।
अब जब इस तरह से होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने में को मिलेगा कि ये HOH तो ऐसा ही है और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड क्या रहेगा? ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, इस नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, उस नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज पर ये जो पॉजिटिव H है वो आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? हाइड्रोजन अटैच कर दो। इसी तरह से आपको हर फास्फोरस पर सेम वही चीज मिलेगी। यहाँ पर आपका H ये हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये OH, और ये जितने भी नाइट्रोजन हैं उन सब पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। ठीक बात। इसी तरह से अगर आप इसको क्या करें, टेट्रामर के साथ में करें, तब भी यही सेम टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH- आयन देगा, और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो इसके सारे क्लोरीन्स पर को रिप्लेस कर देगा और एक स्पेसी बनेगी, और इसको फर्दर हम और हीट करेंगे तो वही क्या करेगा? ये आइसोमराइज हो जाएगा, और आइसोमराइज होकर के और इस तरह से ये जो फास्फोरस है और नाइट्रोजन है इसके बीच का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और ये जो फास्फोरस और हाइड्रोक्सिल ग्रुप था इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के और इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा ही टेट्रामर में और ऐसा ही इसके साथ में होता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हम एसिड की प्रेजेंस में करवाएं, मान लीजिए कि अगर आप क्या लेते, आप PnCl2 का ट्राइमर या टेट्रामर कुछ भी लेते, और इसको अगर आप वाटर के साथ में ये रिएक्शन आप करवा रहे हो और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कोई भी प्रोटिक एसिड आपने ले लिया होता। अभी ये वाली जो हमने ऊपर जो ये जो रिएक्शन देखी है, इसमें हमने एसिड नहीं लिया, ठीक है, हमने डायरेक्ट वाटर के साथ में रिएक्शन कराई है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो ये जो टेट्रामर और ट्राइमर जो है ये क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है। किसमें? फास्फोरिक एसिड, साथ में अमोनिया और HCl। अब वो चाहे आप ट्राइमर ले लें चाहे टेट्रामर ले लें, ये हमेशा फास्फोरिक एसिड, एमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेक हो जाता है अगर आप इस रिएक्शन को या इस हाइड्रोलिसिस को एसिड की प्रेजेंस में करवाते हो तो। और विदाउट एसिड की प्रेजेंस में करवाते हो तो आपको इस तरह का एक कंपाउंड मिलता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई तो अब हम आगे की बात करते हैं कि मान लीजिए कि इसकी रिएक्शन आप करवाओ अमोनिया के साथ में, है ना, रिएक्शन विथ अमोनिया। अब अमोनिया के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये क्लोरीन ये सब जो है क्या है? ये क्लोरीन है, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ? अमोनिया के साथ। ये अमोनिया आपने ले लिया। जब आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाओगे तो क्या होगा? ये सारे के सारे जो Cl हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, और ये अमोनिया जो है वो किस तरह से करेगा? ये अमोनिया कुछ इस तरह का, ये अमोनिया को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और ये क्या करेगा? ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक। तो ये जो H+ यहाँ पर है, ये H+ इस Cl- के साथ में मिलकर के HCl बना देगा, और ये जितने भी क्लोरीन्स हैं इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे NH2 जो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लगा दो डबल बॉन्ड्स और ये रिप्लेस कर दो NH2 से। अब मैं केवल इसी पर बात करूंगा, इन पर बात नहीं करूंगा, इन पर सब पर एक जैसी चीज होगी। तो हमने यहाँ पर NH2, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर जब आप इसको फर्दर और रिएक्ट कराओगे तो ये आइसोमराइज नहीं होगा। जिस तरह से वहां पर हमने किया था तो आइसोमराइज हो गया था, यहाँ पर ये आइसोमराइज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होगी कि ये जो NH2 है, इस NH2 को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब एक H इधर और एक H इधर लिख सकते हो ना, है ना? तो आप इसको ऐसा ही मानो कि मैंने इस तरह से लिखा हुआ, ये बॉन्ड इस तरह से
ब्रेक होता है और ये इस तरह से ब्रेक। तो ये जो H प्लस आयन यहाँ से निकला है और ये जो NH2 माइनस यहाँ से निकला है, ये दोनों N क्या बना देंगे, अमोनिया फॉर्म कर देंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या देखने को मिलेगी कि ये जो सब्सटेंस है इसने फर्दर क्या किया, ये NH2 तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे अच्छा मैंने एक चीज गलत बता दी है यहाँ पे, एक सेकेंड। ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये इस तरह से ना होकर के ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो सॉरी हाइड्रोजन है वो इस तरह से ब्रेक होगी, तो ये सिंगल जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में अब ये डबल बॉन्ड आ जाए। इसी तरह से सेम इस फास्फोरस के साथ होगा, इसी तरह से सेम इस फास्फोरस के साथ में होगा और ये अमोनिया हर फास्फोरस से निकल जाएगी और इस तरह का जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम बोलते हैं फॉस्फम। तो हमें क्या देखा कि हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर सारे के सारे क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और वो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्दर आइसोमेराइज हो जाता है, ये इस तरह से आइसोमेराइज हो जाएगा और आइसोमेराइज होकर के और क्या बनाएगा, ये आइसोमेराइज होकर के और इस तरह से हमें एक प्रोडक्ट देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करो, अगर हाँ एक चीज और कि अगर आप यहाँ पे इसकी एसिड और कैटलाइज रिएक्शन देखो कि इसको अगर आप एसिड की प्रेजेंस में करते हो इस ट्राइमर और उसको, तो ये ब्रेक हो जाता है और फास्फोरिक एसिड अमोनिया और HCl मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम इसकी अमोनिया के साथ में रिएक्शन देखें तो ये जो अमोनिया है ये क्या करेगा, ये इसी तरह से क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और क्लोरीन को रिप्लेस करने के बाद में अब ये आइसोमराइज ना होकर के एक अमोनिया मॉलिक्यूल जो है उसको हर फास्फोरस से निकाल देगा और नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में एक डबल बॉन्ड यहां पर क्रिएट हो जाएगा। और ठीक है, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो इस तरह से, और ये जो स्पीसीज जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉस्फम। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोनों तरह की रिएक्शंस आपको समझ में आ गई, अमोनिया के साथ में भी और जो वाटर है हाइड्रोलिसिस जिससे हम कराते हैं उसके साथ। जिस तरह से हमने यहाँ पे वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस कराया, ये वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस कराया, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई एल्कोक्साइड के साथ में भी इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस रिएक्शन को क्या किया, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में करवाया, ये इथॉक्साइड और ये सोडियम इथॉक्साइड के साथ में इस रिएक्शन को करवाया, तो ये Na+ तो अलग हो गया और ये Cl- अलग हो गया, तो ये क्या बना लेगा, ये तो NaCl बना देगा। वहां पे HCl बनता था जब हमने वाटर के साथ में किया था। और यहाँ पे ये जो OH आया है, इस OH की जगह आज क्या आ जाएगा, OC2H5, OC2H5 है ना। इसी में मैं करके दिखा रहा हूं ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए। तो ये जितने भी OH हैं इन सब की जगह क्या आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा। ये आप इसको C2H5 को जोड़ लो। नाउ अब वही सेम आइसोमराइजेशन होगा, है ना, और आइसोमराइजेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, ये जो OH बॉन्ड है ये यहाँ से इसको ब्रेक करके लेकर आएगा सेम इसी तरह से, और सेम इसी तरह से A बना देगा। तो ये क्या करेगा, ये तो सेम स्थिति ऐसी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर OC2H5 H निकल गया ना, एक का निकल गया, इसका और इसका रह गया, इसका तो रह गया, तो ये निकल गया, एक रह गया,